नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सेटिंग। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, पिछले कई दिनों से हम लोग बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मी की चर्चा करते रहे हैं। इसकी चर्चा तो जारी ही रहेगी जब तक 30 जुलाई को वोटिंग न हो जाए और 3 अगस्त को नतीजे न आ जाएं। लेकिन आज हमारे कई दर्शकों ने जो आपका हमारा कार्यक्रम देखते हैं, उन्होंने कहा बांकीपुर की चर्चा कीजिए। लेकिन आज जो कुछ दिल्ली में हुआ है जंतर मंतर पर, और जिस तरीके से छात्रों के साथ पुलिस ने ज्यादती की, उन्हें रोका गया, और इसके पहले सोनम वांगचुक के साथ, तो जो दिल्ली में हो रहा है वह मसला सिर्फ दिल्ली का नहीं है, वह मसला देश का मसला है। देश के कर्णधारों का मसला है, भविष्य की बात है। और फिर उसे कैसे हैंडल कर रही है केंद्र की सरकार या अन्य सरकारें, यह भी समझने की बात है। सोनम वांगचुक किन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी ने आंदोलन का कौन सा रास्ता अख्तियार किया है, प्रशासन की कितनी सख्ती है, और वहां क्या सब हो रहा है। क्योंकि आज बांकीपुर में भी ये वीडियो दिखाए जा रहे हैं कि देखिए दिल्ली में मांग करने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ कैसे पेश आ रही है पुलिस। तो बांकीपुर का जो चुनाव है वहां यह तो गूंजेगा ही गूंजेगा, और देश भर में दिल्ली की आवाज पहुंच रही है। तो आप दिल्ली में बैठे, संयोग से मैं भी आज दिल्ली में हूं, और मैं नोएडा से दिल्ली जाने के लिए पिछले 4 घंटे से तैयार बैठा हूं। लेकिन इतना अस्त व्यस्त है दिल्ली, यहाँ वहां जाम फंसा है कि कब निकले, कैसे निकले, कौन सा रास्ता चुने, यह बात समझ में नहीं आ रही है। तो दिल्ली की बात, जब दिल्ली बोलता है तो आवाज देश भर में जाती है। तो दिल्ली से शुरू करते हैं और बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव तक पहुंचते हैं, जहां बीजेपी को लगने लगा है कि तेजस्वी यादव गायब हैं, अब तक पहुंचे नहीं हैं। तो ऐसे में यादव वोट बैंक की ओर हम बढ़ सकते हैं। यादवों को समझाया जा सकता है, कितने दिन विपक्ष में रहोगे, सत्ता पक्ष के साथ आ जाओ, कुछ मिलेगा ही मिलेगा। और जितने बड़े नेता हैं, देखिए नित्यानंद राय आज दिल्ली आ गए, कल ही आ गए थे, लोकसभा का सत्र है। लेकिन नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, नंद किशोर यादव, नागालैंड के राज्यपाल वोट मांगने नहीं आए, लेकिन पटना में उनकी उपस्थिति तमाम यादव नेताओं के साथ। और यह समझ में बात आती है कि ये जिनका नाम हम लोगों ने लिया है, ये थोड़े से समझदार हैं, मुलायमियत के साथ बात करते हैं। तो पहले दिल्ली, फिर आते हैं बांकीपुर में। बांकीपुर का घमासान तो है ही, प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी। बीजेपी प्रबंधन से बढ़त बनाती हुई दिख रही है, बात फिर से कह रहे हैं। अजीत जी, पहले दिल्ली। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये दिल्ली का जो मसला है, ये आपने जैसा कह दिया, ये कर्णधारों का मसला है, छात्रों का मसला है। और वो छात्र ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे किसी अदृश्य या अमूर्त सी चीज के लिए उन लोगों ने, उनकी डिमांड हो गई और वो आंदोलन करने लगे। उनके इसके पीछे एक बड़ा कारण था जिसको लेकर के लोग आंदोलन पर उतरे। आपको याद होगा कि जो नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, जेपी ने भी जिस आंदोलन को नेतृत्व जिसका किया था, वो गुजरात से शुरू हुआ था। तो मामूली चीजों के लिए आंदोलन शुरू हुए थे, मेस की फीस बढ़ गई थी तो आंदोलन शुरू हो गए थे, और बस का किराया दिल्ली में बढ़ गया था तो आंदोलन शुरू हो गए थे। 4 आना किराया बढ़ा था, 25 पैसा। और ये तो बड़ा मसला था। मतलब उस मसले में आप सोचिए कि 23 लाख बच्चे, 22 लाख से ज्यादा बच्चे नीट यूजी वाले थे, 18 लाख बच्चे सीबीएसई के थे 12th के, जिनकी ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई थी। और आए दिन उसके बाद भी पेपर लीक रुका नहीं। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ। तो इसको लेकर के ये आंदोलन हुआ। तो ये छात्रों का मसला है। और अभी ही जोड़ दें प्रशांत किशोर से, प्रशांत किशोर भी छात्रों के मुद्दे पर ही आंदोलन करके थाने गए थे, और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल उसी छात्रों के मुद्दे पर ही गए थे, और छात्र उनके साथ खड़े हुए थे। उस समय जब छात्रों के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा था तो प्रशांत किशोर खड़े हुए थे, और बिना, उन्होंने कहा दिया था कि सब बिना शर्त जमानत मिलेगी तभी छूटेंगे। तो ये निश्चित रूप से ये गूंज वहां सुनाई देगी। छात्रों की गूंज कार्यक्रम भले राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन अभी के चुनाव में ये प्रशांत किशोर के लिए बड़ा मुद्दा होगा। अब इसी मसले को लेकर के ये जो मसला हुआ, पेपर लीक हुए, परीक्षा रद्द हुई, दोबारा परीक्षा की तारीखें आई, और उसके बाद भी सब चीजें रुक नहीं रही थी। तो ये उसी समय एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी, एक ऑनलाइन, और मतलब ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक बयान के तुरंत बाद बन गया था, और 2.25 करोड़ लोग इसको फॉलो करने लगे थे उस पर। लेकिन यह कॉकरोच जनता पार्टी के बके की पहुंच से आगे चला गया है ये मुद्दा। अगर सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी करती, अभिजीत दीपके करते, तो ये कोई इशू नहीं बनने वाला था। ये सोनम वांगचुक ने किया, इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बना, जिनकी अपनी एक नैतिक ताकत है सोनम वांगचुक की। और देश भर के जो युवा हैं, छात्र हैं,
उन्होंने अपने को इसलिए कनेक्ट किया कि लेह से आकर के एक व्यक्ति लद्दाख से आकर के और उनके कॉज को लेकर के जंतर मंतर पर बैठा हुआ है। सर जी, हमने सब जगह जाकर के हम लोगों ने देखा वहां क्या स्थिति है, कहाँ से लोग आए हुए हैं। और आज आप एक वीडियो देखिएगा, आपके सामने भी आ ही जाएगा। गुजरात का एक व्यक्ति आया हुआ है जिसके बेटे ने की जान चली गई, ये सुसाइड करके उसने जान दे दिया, जैसे भी उसका निधन हो गया इस परीक्षा के इसी तनाव में, इसी चक्कर में। उसकी तस्वीर भी लगी हुई थी उस पर, वो स्टेज पर। तो उस पिता ने कहा कि आज पुलिस लाठियां चला रही है और हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, मेरे बेटे की तस्वीर लगी हुई और मेरे बेटे और मेरे बेटे जैसे हजारों लाखों बच्चों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, वहां कैसे नहीं आएंगे। तो ऐसे ही लोग पहुंचे थे ज्ञानेश्वर जी, जिनके अपने बच्चे की लड़ाई थी या जिनको लगा था कि हमारे दूसरों के बच्चे की लड़ाई कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है। तो ये सीधे सीधे हर परिवार की लड़ाई हो गई। आप देखिए ये जो भीड़ दिखी है वो कोई भाड़े पर लाई गई भीड़ नहीं है, ये एकदम स्वयं स्फूर्त भीड़ है ज्ञानेश्वर जी। तो इसलिए इसका जो एक बड़ा मुद्दा है, अब इसके कई पहलू हैं। अब ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे 28 जून से, और अब सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया सरकार ने। एक सिंपल एक प्रतिनिधि नहीं भेजा गया कि भेज जा करके आप सोनम वांगचुक से बात कर लीजिए। आप भेज सकते थे, शिक्षा मंत्रालय से किसी को भेज देते, बीजेपी का डेलीगेशन कोई चला जाता। जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा था तो कृषि मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जाते थे, किसानों के साथ वार्ता होती थी। चंडीगढ़ में कई दौर की वार्ता हुई, 8-9 दौर की वार्ता हुई, कृषि मंत्री के साथ भी वार्ता हुई। यहाँ चूंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात थी तो शिक्षा मंत्री नहीं जाते, कोई और चला जाता, जाकर के कि उनसे बात करता, भाई कि क्या आपकी शिकायत है, आप दीजिए, सरकार सहानुभूति पूर्वक आपकी बातों पर विचार करेगी। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया ज्ञानेश्वर जी। उनकी मांग थी पहले तो ये था कि शिक्षा और परीक्षा की प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां हैं उसको दूर करिए, आप जिम्मेदारी लीजिए इस बात की कि ये गड़बड़ी हुई है, लाखों छात्र और लाखों परिवार प्रभावित हुए, ये जिम्मेदारी लीजिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराइए। तो ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराइए एक पॉलिटिकल डिमांड थी, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए या एक पॉपुलर उसको रूप देने के लिए ये जरूरी होता है जो उन लोगों ने किया था। लेकिन किसी भी मांग पर कोई बात सरकार ने नहीं की। जब संसद का मानसून सत्र नजदीक आ गया तब सरकार की नींद खुली कि भाई 20 जुलाई को इन लोगों ने संसद मार्च का ऐलान कर दिया है और अगर अभी नहीं हटाया या कोई पहल नहीं की तो ये आंदोलन बढ़ जाएगा या उग्र हो जाएगा। अब आप सोचिए डेमोक्रेटिक सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने का क्या तरीका निकाला। एक डेमोक्रेटिक सरकार ने अपने नागरिकों से धरने अनशन पर बैठे गांधीवादी तरीके से अनशन कर रहे एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात करने की बजाय पुलिस भेज करके उनको वहां से उठवा दिया गया। बिल्कुल, ये एक बड़ी गलती थी। किसी भी डेमोक्रेसी में इस बात की इजाजत नहीं हो सकती है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन को, भूख हड़ताल को इस तरह से समाप्त करें। और कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश पर हमने किया है। हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि आप उनको उठा कर ले जाइए। हाईकोर्ट ने कहा था कि आप उनकी सेहत की निगरानी करिए, एक जान की कीमत है और आप उनकी सेहत की निगरानी करिए, जब सेहत बिगड़े तो उसके हिसाब से आप काम करिए। सेहत की निगरानी नहीं की आपने, आप डॉक्टर लेकर के नहीं गए, आप सीधे पुलिस लेकर के गए और सफेद चादर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफेद चादर। बताइए कि सफेद चादर लेकर के पुलिस वाले पहुंचे, चारों तरफ से घेरा लगा दिया कि वीडियो नहीं बने और उठा करके लेके चले गए। तो ये जो ब्लंडर हुआ उसका नतीजा है कि उसी दिन से भीड़ बढ़ने लगी उस जगह पर। पहले उतनी भीड़ नहीं थी, पहले 500-700 लोग रहते थे, उठा के ले गए, भीड़ बढ़ने लगी और जब भीड़ बहुत बढ़ गई तो वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया। कल रात की बात आपको बताएं ज्ञानेश्वर जी, कल पूरे दिन लोगों की आवाजाही लगी रही और कल रात में तो 2-2:30 बजे रात को 10,000 आदमी थे जंतर मंतर। अच्छा, 12 बजे, हाँ, और सुबह 5 बजे लोगों ने बैरिकेड तोड़ दिए पुलिस के और 10,000 लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 10,000 जवान तैनात किए गए, पैरामिलिट्री उतारी गई, दिल्ली पुलिस उतारी गई। और आप देखिए जंतर मंतर की ज्योग्राफी जो है, जो आप लोग के दर्शक हैं दिल्ली आते जाते होंगे उनको पता होगा, वहां से जंतर मंतर से जब आप निकलिएगा तो एक तरफ वहीं अपने जनता दल यू का कार्यालय जहां है वहीं ये सारा प्रदर्शन हो रहा है जो जंतर मंतर। एक तरफ से निकलिएगा तो आपका एक रास्ता है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाने का और एक एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के तरफ से निकल के पीछे अशोक रोड जाने का, और एक दूसरा रास्ता है इधर से निकल के आपका जाने का रायसीना रोड की तरफ, अशोक रोड के बीच से क्रॉस करके रायसीना रोड जाने का, जहां से प्रेस क्लब होकर के पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं। ये सारे रास्ते बंद कर दिए गए, टॉलस्टॉय मार्ग से लेकर के, जनपथ से लेकर के, रायसीना रोड से लेकर के, अशोक रोड से लेकर के सारे रास्ते बंद कर दिए। हजारों की संख्या में पुलिस उतारी गई, लाठियां चलाई गई छात्रों के ऊपर, छात्रों के अभिभावकों के ऊपर, उनको आगे बढ़ने से रोका गया। अब ये नौबत जो है सरकार के टकराव वाले रवैये के कारण ये नौबत है।
नहीं तो ये नौबत बिल्कुल। नहीं आती। सोनम जी। वांगचुक जो है वो एक समय तो बड़े सिंपैथेटिक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे हैं। हालांकि हम्म। पीछे कुछ दिन पहले से उन्होंने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए आंदोलन भी किया था, और उस आंदोलन में वो 105 महीने के से ज्यादा समय तक जेल में रहे थे, जोधपुर जेल में। तो जी। उनको वो गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे। और अब हम्म। ज्ञानेश्वर जी, अब तो उन्होंने आंदोलन खत्म करने की शर्तें भी बदल दी है। उन्होंने हम्म। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली शर्त समाप्त कर दी है, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हटा दिया है। उन्होंने हम्म। कहा था कि आप जवाबदेही लीजिए कि ये गड़बड़ी हुई है, इसको ठीक किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को पार्लियामेंट जाने दीजिए और सब लोग मिल करके उनसे बात करिए, उनकी राय, वो क्या कहते हैं सो पूछ लीजिए। और तीसरी मांग थी कि अगर हमारी सेहत ऐसी नहीं है, अगर हम आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आइए हमारे पास, हम लोग भी बात करते हैं। तो ये कोई बिल्कुल। ऐसी बड़ी शर्त नहीं थी ज्ञानेश्वर जी, कोई तो बड़ी शर्त नहीं जवाबदेही थी। लेने से सरकार डर क्यों रही है परीक्षाओं के मामले में? हमने प्रारंभ में ही कहा कर्णधारों का सवाल है। अब बिहार को ही देख लिया, हमने कहा बिहार भी कनेक्ट होता है, बांकीपुर भी कनेक्ट होता है। बिहार में बीपीएससी की संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी। एक तो नियमित परीक्षाएं नहीं होती है, 26 बिल्कुल जुलाई बिल्कुल। की तारीख निर्धारित थी। अभी 2 दिनों पहले अपरिहार्य कारणों से परीक्षा स्थगित कर जाती। कौन सा अपरिहार्य कारण होता है? क्यों आप विज्ञापन निकालते हैं? क्यों परीक्षा की तारीख घोषित करते हैं? क्यों परीक्षार्थियों को परेशान करते हैं? बिहार में एक संस्थान है बीएसएससी, बिहार स्टेट सर्विस कमीशन। वह जो संस्थान है उसने पिछले कई वर्षों से परीक्षाएं नहीं ली है, और जो परीक्षाएं हुई हैं उनके नतीजे कई वर्षों के बाद भी नहीं आए। क्या हो रहा है? कौन संभाल रहा है? कौन देख रहा है? यह बात समझ से परे है अजीत जी। और जो भी परीक्षा होती है वहां कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। नीट में क्या हुआ देखा ही सब लोगों ने। बिल्कुल, तो यही सवाल है, असली सवाल जी। इनके आंदोलन का, चूंकि सोनम वांगचुक एजुकेशनिस्ट है, वो हम्म। शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हैं, तो उनको जी। पता है कि ये प्रॉब्लम्स जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति के इस्तीफे से नहीं ठीक होगी। वो इसी हम्म। पर बात करना चाहते हैं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम में और एग्जामिनेशन सिस्टम में जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जो, या सिस्टमेटिक गड़बड़ियां हैं, उनको कैसे दूर करेंगे। अब आप हम्म। देखिए, ये 70वीं बीपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट, परीक्षा होकर के रिजल्ट अटका रहा, और अगली संयुक्त हम्म। परीक्षा होने की जो बात आई तो वो परीक्षा टल गई। तो ये आप बिल्कुल। परीक्षा नहीं कराना, आपने एक देश एक परीक्षा के लिए एनटीए का गठन कर दिया। एनटीए की हर दूसरी तीसरी परीक्षा में पेपर लीक हो जा रहा है, उत्तर पुस्तिका की जांच में गड़बड़ी हो जा रही है। अभी नीट की परीक्षा हुई और अब नीट का रिजल्ट आया है, उसमें देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ियां हो गई। जो हम्म। ओएमआर सीट दी गई है, जो या आंसर की आपने दिया बच्चों को, और आंसर की देने के 4 घंटे के बाद आपने रिजल्ट निकाल दिया। जी। ये तो समय देना चाहिए था आंसर की से मिलाने के लिए। बिल्कुल। अब बच्चों ने आंसर की से मिलाया, जिन बच्चों को 623 नंबर आ रहे थे आंसर की मिला के, जो नीट ने एनटीए ने जारी किया था, उस हम्म। आंसर की से मिला करके बच्चों को 720 में से 630 नंबर आ रहे थे, और जो रिजल्ट दिया उसमें उस बच्चे को 30 नंबर आया हुआ। बताइए बताइए। और ऐसे ऐसे दर्जनों केस हुए हैं कि बच्चे को जी। 628 नंबर आ रहा है और रिजल्ट में उसको 78 नंबर आया हुआ है। बच्चे को हम्म। ओएमआर सीट अपनी वो मिला रहा है आंसर की से, तो 680 नंबर, 670 नंबर आ रहे हैं, और ऐसे 128 नंबर आया हुआ है। इस तरह हम्म। के केसेज हो गए। तो परीक्षा हम्म। में गड़बड़ी हुई, पहले परीक्षा रद्द हुई, दोबारा अब परीक्षा तो हुई तो देखिए परेशानी सीबीएसई के नतीजे के समय क्या हुआ। हाँ, देखिए ना, ऑन किस स्क्रीन तरीके से मार्किंग में छात्र क्या, परीक्षा। हाँ, जी। ऑन स्क्रीन बिल्कुल। मार्किंग की व्यवस्था आपने कर दी, करोड़ों पन्ने आपने स्कैन कराए, और सभी बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई। तो ये हम्म। जो स्थिति है, ये सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसी पर बात करना चाह रहे थे वो सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। तो जी। आपने बात करने का रास्ता ही नहीं चुना। ऐसे कैसे आप हम्म। देश की जनता को आप कैसे फॉर गारंटेड ले सकते हैं कि वो आंदोलन करते हैं तो करें, हम बात नहीं करेंगे उनसे। हम्म। ये तो बड़ी, ये कैसी डेमोक्रेसी बन रही है। आप बात कर रही है, दिन भर में 3 बार भेजिए ना प्रतिनिधिमंडल। कौन सा ऐसा शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और शिक्षा विभाग के लोग महान पहाड़ तोड़ने का काम कर रहे हैं कि उनको जंतर मंतर पर जाकर के बात करने की फुर्सत नहीं है। और बात बिल्कुल। करिएगा किसी से, आप तो बात करिएगा तो कोई आपसे पट्टा लिखवा लेगा वहां की आप बात कर लिए, अब आपको करना ही होगा। हम्म। बात करनी चाहिए, संवाद सबसे जरूरी चीज है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में संवाद सबसे जरूरी चीज है, डायलॉग सबसे जरूरी चीज है। तो आपने डेमोक्रेसी से डायलॉग्स को हटा दिया है और डंडे चला रही है पुलिस। और तो ये ऐसे गैर डेमोक्रेसी नहीं राजनीतिक आंदोलन था। यह भी नहीं था कि इसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जमा थी या कोई दूसरी पार्टियां जमा थी। गैर राजनीतिक आंदोलन था। अभी राहुल गांधी नहीं कूदे थे। छात्रों की गुण का कार्यक्रम उन्हें तो करना ही करना है। पटना भी आ ही रहे, पप्पू यादव तैयारी में लगे। लेकिन यहाँ तो सोनम वांगचुक जो आपके प्रशंसक कवि रहे, उनसे तो आप सीधी बातचीत कर सकते हैं। बात कर और सकते जो वहां उनके समर्थक बैठे थे, किसी भी दिन कोई विघ्न बाधा पैदा नहीं किया कि नहीं। आप कह सकते थे कि वहां कोई कानून व्यवस्था की समस्या है, कोई जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था ऐसा, कोई एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन था। और जी। ये इसको क्या सरकार ने, और 2 दिन में आकर के जब आपने उठा करके ये लोग ले गए, और उसके हम्म। बाद जब भीड़ जुटी तो पुलिस इसको कानून व्यवस्था की समस्या की तरह हैंडल करने लगी, हम्म। जैसे ये कानून व्यवस्था की समस्या, जबकि ये पॉलिटिकल मामला है, राजनीतिक मामला है ना बिल्कुल। ये।
देखिए सरकार से एक मांग कर रहे हैं वो लोग, तो सरकार बात करेगी, इसमें तो आपने पुलिस उतार दी। अब पुलिस थोड़ी जाके बात कर सकती है अभिजीत दीपके या अभिषेक रंका या सौरभ दास, जो भी उस टीम का आदमी अभी धरना दे रहा है, या जो लोग मौजूद थे मौके पर, उनसे पुलिस नहीं बात कर सकती है ना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बात करेगा, सरकार का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बात करता है, तो आपने किसी को भेजा ही नहीं बात करने के लिए। और ये देश आपको भर तो याद है ना, जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो ये बीजेपी वाले लोग ही कहते थे कि सरकार क्यों नहीं बात कर रही है, सरकार को बात करना चाहिए, अन्ना हजारे की जान खतरे में है, उनकी बातें जायज है। तब तो आप सब कुछ जायज बता रहे थे। बिल्कुल, सब आदमी तुलना कर रहा है कि रामदेव के आंदोलन पर कैसे पुलिस, कांग्रेस की पुलिस ने लाठी चलाई, आंदोलन खत्म कर दिया। तो उसके पहले ज्ञानेश्वर जी एयरपोर्ट पर कांग्रेस सरकार के 4 सबसे बड़े मंत्री गए थे बातचीत करने। प्रणब मुखर्जी स्वयं गए थे एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में बैठे थे, बाबा रामदेव कहीं से आ रहे थे, उनसे एयरपोर्ट पर बात की थी 4 सबसे वरिष्ठ मंत्रियों ने। सोचा प्रणब मुखर्जी स्वयं गए थे। और कहीं दूसरी जगह चले गए थे, सुबोध कांत सहाय, उनको फोन करके बुलाया गया अर्जेंट, चूंकि उनके अच्छे संबंध थे बाबा रामदेव से, और रांची में फूड पार्क की बात कर रहे थे, सुबोध कांत सहाय फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, तो उनको बुलाया गया स्पेशली, एयरपोर्ट पर आए और प्रणब मुखर्जी और 4 मंत्रियों ने बैठ करके बात की। उसके बावजूद जब उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, धरना शुरू कर दिया, तब भी क्लैरिजेज होटल में बात हुई, कपिल सिब्बल को भेजा गया, और देवेंद्र शर्मा जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, देवेंद्र शर्मा गए बाबा रामदेव के साथ, और क्लैरिजेज होटल में बात हुई। सरकार तब भी बात करती, अन्ना हजारे से बात करने के लिए डेलीगेशन भेजा गया, भैयू जी महाराज बुलाए गए, विलासराव देशमुख आए, 10 तरह से बातचीत की कोशिश की गई। यहाँ तो आपने बातचीत का प्रयास ही नहीं किया, 0% प्रयास किया। और जब भीड़ बढ़ गई, लोग आंदोलन सड़क पर उतर गए, तो आपने लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना दिया, और लोगों पर लाठियां चलने लगी। तो ये कतई लॉ एंड ऑर्डर का नहीं मामला था। अब यहाँ ज्ञानेश्वर जी क्या बड़ी बात है, आप बिहार में भी ये स्थिति है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राष्ट्रीय स्तर पर है, हर जगह आपने परीक्षाएं इसी तरह से प्रभावित हो रही है, और सरकार कोई बात नहीं सुन रही है। अब ये बात बड़ी हर्ट करने वाली होगी बीजेपी को ज्ञानेश्वर, ये समझ लीजिए। बीजेपी, अब ये जो छात्र थे, जो उसके चेहरे देखिए उन बच्चों के, ये जेनजी है, जिस जेनजी की बात हो रही थी अभी पिछले 6-8 महीने साल भर से, जेनजी की बात लोग कर रहे थे, ये वही जेनजी है, 1997 से 2012 के बीच जिसका जन्म हुआ है, जिसकी उम्र अभी 14 साल से लेकर के 28-29 साल की है, ये वो लोग हैं। और इनको आपके पुराने राजनीतिक मुहावरों से, आपके पुराने सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है ज्ञानेश्वर। इन्होंने ना इनको कोई मंडल वाला जाके समझाए कि तुमको पहले छोटी जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोगों को अगली जाति के लोग अपने दरवाजे पर नहीं आने देते थे या बैठने नहीं देते थे, तो इस पीढ़ी को यकीन नहीं आएगा, क्योंकि इस पीढ़ी ने ना देखा है, ना भुगता है, ना ये तो कहानियां सुनी है ना इन लोगों ने। जब इनको समझदारी आई, तो इन्होंने देखा कि लगभग बराबरी की स्थिति है चारों तरफ। जो सोशल इनइक्वालिटी थी, वो तो, जो सोशल प्रिविलेजेस थे, वो तो काफी कम हो गए। और ये तो अपने आसपास देख रहे हैं कि ऊंची जाति, कथित ऊंची जाति के लोग दरबान का काम कर रहे हैं और कूड़े की गाड़ी चला रहे हैं, तो ये तो वो देख रहे हैं। तो उनको आप ना उनको मंडल वाली यकीन दिला सकते हैं, और ना उनको मंदिर वाले यकीन दिला सकते हैं। इस पीढ़ी के लोगों ने शिला पूजन भी नहीं दिखा है, कार सेवा भी नहीं देखी है, कार सेवकों पर गोली चलते भी नहीं देखा इन लोगों ने। तो इनको उससे मतलब नहीं है, ये न मंडल वाले इनको अपने उसमें फंसा सकते हैं, न मंदिर वाले फंसा सकते हैं। इनको लेफ्ट और राइट से भी कोई मतलब नहीं कि कोई वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, उससे भी नहीं है। ये जनरेशनल आंदोलन है ज्ञानेश्वर जी, ये पीढ़ी का आंदोलन है। अपने भविष्य से मतलब है, उनको अपने वर्तमान और भविष्य से मतलब है। बिल्कुल, उससे मतलब है उनको आइडियोलॉजी से नहीं मतलब है। वो किसी लेफ्ट राइट वाले या मंदिर वाले और मंडल वालों से कोई लेना देना नहीं है उनको। उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है। उनको लग रहा है कि उनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, उनकी पढ़ाई में समस्या है, उनकी परीक्षा में समस्या है, और रोजगार और नौकरी की तो समस्या अलग है। तो ये वो वर्ग है, ये जनरेशनल। और हर आप सरकार के लोगों की बात हम कह रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, सरकार के मंत्रियों की, बीजेपी की एमएलए एमपी की, उनके घर के बच्चे सोशल मीडिया में आई सपोर्ट सोनम वांगचुक के कैंपेन चला रहे हैं। इसको क्या कहिएगा? ये किसी पार्टी का मामला नहीं रह गया, ये एक जेनरेशन का मामला है। एक जेनरेशन जूझ रही है अपने अधिकारों के लिए, और आपके पास समय नहीं है कि आप उसके बारे में बात करें। तो ये दूसरे किसी भी आंदोलन से अलग है। ये दूसरे किसी भी अभी तक जो आंदोलन होते थे उन आंदोलनों से अलग है। और ये आंदोलन एक जनरेशनल शिफ्ट को है। पिछली जनरेशन, इस देश में 35 साल से कम उम्र की 65% आबादी है। 65% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है ज्ञानेश्वर, और उसमें सबसे बड़ा समूह इसी उम्र वाले लोगों का है। और ये सड़क पर उतरे हैं, इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर इनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये एक बड़ी बात होगी, बड़ी नुकसान की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकली भी। सरकार के लोगों को, बीजेपी के लोगों को ये समझना चाहिए कि आप इस नौजवान पीढ़ी को, जनता को भी, ओवरऑल जनता को भी, आप उसको आजमाइए मत, ज्यादा मत आजमाइए। आप उसके पेशेंस की परीक्षा ज्यादा मत लीजिए, और आप उसको फॉर गारंटेड नहीं ले सकते हैं
कि वो आप ही को बिल्कुल। ये आंदोलन में जाने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ज्ञानेश्वर जी जो बीजेपी के सपोर्टर होंगे, बीजेपी को हम्म। वोट करते रहे होंगे, लेकिन ये तो उनके जीवन का मामला है, उनके भविष्य का मामला है। और वो देख रहे थे कि कोई दूसरा आकर के, एक अभिजीत दीप्ति अमेरिका से आकर के और इस धरने पर बैठा हुआ है, एक सोनम वांगचुक लद्दाख से आकर के धरने पर बैठा हुआ है, तो वो उनको सपोर्ट करने गए थे, वो अपने कॉज को सपोर्ट करने गए थे। व्यक्ति तो यहाँ कौन हो गया था? तो जी। सरकार चाहती ज्ञानेश्वर जी तो इसको बड़े कायदे से, बड़े सहज तरीके से हैंडल कर सकती थी और शुरू में ही ये आंदोलन समाप्त हो जाता। जी। लेकिन सरकार ने नहीं किया, क्योंकि सरकार को लगा कि अरे ये तो ऐसी, अच्छा पहले दिन की रिपोर्ट आ गई जब आंदोलन करके चले गए 6 जून को सब लोग, तो लगा कि अब दोबारा लौट के नहीं आएंगे जंतर मंतर पर। जब दोबारा लौट के आए 28 जून को और जब भूख हड़ताल शुरू की तो 500-700 लोग थे, तो लगा कि तो ऐसी खत्म हो जाएगा, जितना कितना दिन देखते हैं, कितना दिन करते हैं ये। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि आप कितने दिन भूख हड़ताल पर रख लेंगे, आपको देख लेंगे। भाई अंग्रेज की सरकार जो थी, जिसने हमको गुलाम बना करके रखा था और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और वो लोग जोर जबरदस्ती हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, वो भी गांधी के अनशन की बात सुनते थे। जब गांधी अनशन पर बैठते थे तो वो भी उनकी बात सुनते थे। और ये चुनी हुई सरकार, हमारी डेमोक्रेसी और हमारी चुनी हुई सरकार कर रही है, बात नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी एक जो छात्रों के साथ जो हो रहा है, एक तो क्या है कि उनको जख्म दिया आपने और उन जख्मों पर मलहम लगाने के बदले आप और लाठी चला रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक गड़बड़ी है। एक पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से भी बीजेपी को कोई बहुत इसका फायदा नहीं होने जा रहा है। और आज पार्लियामेंट शुरू होने के बाद आप देखिए कि सारे देश और दुनिया का फोकस इसी पर हो गया। पार्लियामेंट में भी इसी बात की गूंज रही। खड़गे जी ने जैसे ही 11 बजे हाउस शुरू हुआ राज्यसभा में, उन्होंने उठा दिया कि छात्रों पर लाठी चल रही है जंतर मंतर पर, सदन उसके बाद स्थगित हो गया। तो ये चीजें भी उसी में रहेंगी, सदन में भी यही इशू रहेगा। विधायी कामकाज और जो लेजिस्लेटिव वर्क करने हैं पार्लियामेंट को, उसकी बजाय अब ये चीजें रहेंगी वहां चर्चा में। तो ये पूरा मिस किया है सरकार ने अपनी एक जिद में कि हम बच्चों से, छात्रों से बात नहीं करेंगे और ये लोग कितनी देर तक आंदोलन कर लेंगे। ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि फिर एक गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है। कल आपने देखा वहां शिवाजी पार्क में, महाराष्ट्र में, मुंबई में हजारों की संख्या में लोग जुटे। आदित्य ठाकरे तो गए ही थे, हजारों की संख्या में लोग जुटे सोनम वांगचुक के समर्थन में। बेंगलुरु में लोग सड़कों पर उतरे सोनम वांगचुक के समर्थन में। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम एजुकेशन और एग्जामिनेशन सेगमेंट की है, जिसको सरकार को तुरंत दूर करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए और बातचीत करके इस मामले को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी समाप्त किया जाना चाहिए। जनता से टकराव, वो भी नौजवान पीढ़ी से टकराव, राजनीतिक रूप से भी नुकसान करेगा, सामाजिक रूप से भी नुकसान करेगा। आज आप कह रहे हैं पूरी दिल्ली चौक पड़ी हुई है, बच्चे जाम में फंसे हुए स्कूलों से निकल करके घंटों से। तो ये स्थिति, इस स्थिति का भी तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए, टकराव नहीं मोल लेना चाहिए। जो बातें कही जा रही है, जो जायज बातें हैं, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, आपने कहा अजीत जी, वहीं से हम बांकीपुर पर आते हैं। जो दिल्ली के आंदोलन में भाग लेने वाले लड़के हैं, जेनजी हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। तो अब देखिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव इतना गर्म क्यों है? क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ जो खड़े लोग दिख रहे हैं, जो मुखर लोग दिख रहे हैं, उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट किया, क्योंकि सामने आरजेडी थी। लेकिन पिछले कई दिनों से भाजपा का जो गहन प्रचार है, बहुत ही गहन प्रचार है, माइक्रो मैनेजमेंट है, घर घर मंत्री जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं। उनके जाने का असर ये हुआ है कि वे थोड़े खामोश हो जा रहे हैं। संबंधों की दुहाई दी जा रही है। कोई भाई निकल रहा है, कोई भतीजा निकल रहा है, कोई भांजा निकल रहा है, कोई भांजी निकल रही है, किसी के घर में बुआ भी आई हुई है। तो अब जो प्रशांत किशोर के पक्ष में बोलने वाले लोग थे, वो थोड़े खामोश हो रहे हैं। अब उनकी खामोशी उनके निर्णय का परिवर्तन है कि नहीं है, यह तो 30 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन बीजेपी को लग रहा है कि हमें और भी डोर टू डोर पहुंचना है। और प्रशांत किशोर स्वयं मान रहे हैं कि मैं बांकीपुर के लिए नया हूं, मैं बांकीपुर में मेरा प्रबंधन बहुत नहीं है, मेरा संगठन बहुत नहीं है, लेकिन हमें इस बात की तसल्ली है कि हमने दिल्ली से लेकर पटना तक के सभी नेताओं को आपके घर घर तक पहुंचा दिया है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो अब देखिए, यही तेजस्वी यादव की बात आ जाती है। तेजस्वी यादव अब तक नहीं आए हैं। पहले कल एक नेता ने मुझे रात में कहा कि वो दिल्ली लैंड कर गए हैं, लेकिन दिल्ली लैंड कर गए होते तो कहीं ना कहीं से खबर आ ही जाती। तो तेजस्वी यादव नहीं आए हैं। मुसलमान वोट का फैसला करीब करीब पहले ही हो चुका है। यादव वोट बैंक जो दुविधा में था
कि हमारा नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव ने हैंडल एक्स पर भी एक बार भी लिखना मुनासिब नहीं समझा, वो संशय में। तो इस मौके को भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही, क्योंकि उसे लग रहा है कि यदि मुसलमान बीजेपी को हराने के चक्कर में प्रशांत किशोर के साथ चले गए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब यादवों की देहरी पर, यादवों के दरवाजे पर, यादवों के घरों की खिड़कियां खोल रहे हैं बीजेपी के नेता, चाहे वह नित्यानंद राय हो, रामकृपाल यादव हो, या जितने भी उनके पास हैं, कि नहीं, अरे भूल जाइए उन्हें, उन्हें तो अब विदेश में ही बस जाना है। कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा कि अब तेजस्वी यादव को विदेश में ही बस जाना है। तो किसी को तो अपनाइएगा, और अपनाइए तो ऐसे को अपनाइए जो आपको कुछ दे सकने की स्थिति में है। तो ये हाल है बांकीपुर गाजी जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बात आपने ठीक कही। हमको दिल्ली में कई लोगों ने पूछा कि क्या आप तेजस्वी यादव राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे, वो राजनीति में नहीं जाएंगे, ऐसी चर्चा हो गई जी। है। आपको पता ही है बीजेपी के पास जो तंत्र है प्रचार कर देने का और बातों को फैला देने का, तो वो तंत्र बिल्कुल। काम कर रहा है। तेजस्वी यादव को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन तो पहले ही इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, और वो अपने बिहेवियर से भी इस बात को प्रमाणित करते जा रहे हैं। और ये बात ठीक है कि यादव समाज के लोगों का वोट बीजेपी को मिलता है, कई जगह मिलता है, और लोकसभा चुनाव में तो आरजेडी से ज्यादा मिलता है। लोकसभा चुनाव में तो बल्कि उन्हीं को ज्यादा वोट मिलता है जिसको लेकर के नीतीश कुमार कहते थे कि हम अपने यादव से तो लालू यादव को हरवा देते हैं, और हरवा ही दिया था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में भी, और मधेपुरा के द्वारा। जी हाँ, रंजन यादव ने यहाँ हराया और शरद यादव ने मधेपुरा में हराया। तो ये कहते भी रहे, तो यादव समाज का वोट मिलता रहता और उनको कोई दिक्कत नहीं है। अभी चूंकि ऐसी लड़ाई कोई नहीं है जिससे मैं तेजस्वी यादव का या लालू यादव का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। तो यादव समाज भी सोच सकता है कि भाई ठीक है, अगर इन्हीं के साथ रहते हैं या इनके लोग आ रहे हैं, कुछ वादा कर रहे हैं, तो इनके साथ भी चले। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई हम लोग जो कह रहे हैं पहले दिन से कि तेजस्वी यादव की जो उम्मीदवार है वो और नीचे जाएंगे। फिर अगर उनको उनके अपनी जाति समाज जो है, वैश्य समाज का वोट तो नहीं ही मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, और यादव का वोट जो कोर वोट आरजेडी का है, जो अपोजिशन का कोर वोट जिसको मानते हैं, अगर वो भी नहीं मिल रहा है, तब तो वो और नीचे चली जाएंगी। फिर तो जमानत नहीं बचेगी। जमानत बचने के लिए भी अगर हम लोग माने कि 2 लाख पोलिंग होती है अगर बांकीपुर में, तो 20,000 वोट चाहिए होगा जमानत बचाने के लिए। तो 20,000 वोट आएगा या नहीं जमानत बचाने के लिए, ये बड़ी बात हो जाएगी कि 20,000 वोट आपको आता है, 25,000 वोट आता है कि नहीं आता। तो ये इस बारे में सोचना होगा। और जब ऐसा हो गया, जमानत जब्त हो गई आरजेडी के कैंडिडेट की, तो फिर क्या, किस मुंह से क्या राजनीति करेंगे तेजस्वी यादव जाकर के इतने प्रतिष्ठा के चुनाव में। और अब तो आज 20 तारीख खत्म हो गई, इसके बाद 7 दिन का और प्रचार है, जहां बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो लगातार जीतती रही है, जिसका जातीय समीकरण के हिसाब से ज्ञानेश्वर जी, वहां तो सारा वोट ही लगभग बीजेपी का है या एनडीए का कहे कि सवर्ण का वोट, वैश्य में एक वैश्य और कोयरी कुर्मी का वोट, ईबीसी का वोट, दलित में एक वोट, ये तो कुल मिलाकर के वहां 3,80,000 में से 2,90,000 के करीब वोट, तो 2,90,000 उससे ज्यादा वोट, 3 लाख वोट तो बीजेपी का ही है, जो एनडीए का कोर वोट है। तो उसके बावजूद उसको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और जिनके पास वोट की पूंजी नहीं है वो गायब है लड़ाई छोड़ करके। तो ये इसका मतलब कि उनको सीरियसली नहीं लड़ना है, तो नहीं लड़ना है तो कम से कम जमानत बचाने की कोशिश तो करिएगा। और अब बीजेपी के साथ बीजेपी अब कंसोलिडेट कर रही है पोजीशन। हम लोग जो पिछली बार भी बात किए थे, वो आप भी कह रहे हैं कि अब जो है वो एक अपने जीत का, अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए काम कर रही है बीजेपी की। अब जितना अंतर ज्यादा कम नहीं हो पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार जितना वोट आया था उतना वोट आ जाए या उससे ज्यादा आए तो और बढ़िया है, तो ये काम कर रही है। और प्रशांत किशोर अपनों को अंडरडॉग की तरह प्रशांत किशोर ने शुरू किया था, और वो इस आधार पर लड़ रहे हैं, अपने एजेंडे के आधार पर लड़ रहे हैं कि हमारा ये एजेंडा है, बांकीपुर और बिहार के लिए हमको ये करना है। तो लड़ाई बहुत साफ हो गई है बांकीपुर। अब ये स्थिति है। अब जो कई लोगों ने हमको कहा ज्ञानेश्वर जी की प्रशांत किशोर के साथ हम लोग का प्रोग्राम सुनने के बाद ही, अच्छे लोग, जिन लोग जो राजनीति जानते हैं, कि आप लोग जो प्रशांत किशोर के बारे में कह रहे हैं कि इतनी कड़ी लड़ाई देंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का कोई लोकल कनेक्ट नहीं है। और चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लोकल कनेक्ट बहुत मैटर करता है कि कोई व्यक्ति, लोकल व्यक्ति आपके पास जा सकता है कि नहीं जा सकता है, आपके साथ जा करके अपनी शिकायत आपके पास, अपनी बात रख सकता है कि नहीं रख सकता है। तो उसको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी नितिन नवीन एक्सेस में है, जब चाहेंगे तो उनके घर चले जाएंगे। नीरज कुमार तो अपने बहुत ही करीबी है, नीरज कुमार को हर आदमी जानता है वहां लोकल बीजेपी का वर्कर उनके की, या हम पकड़ लेंगे, ये भरोसा है कि हम उनके पास चले जाएंगे। दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे नित्यानंद राय हो, या संजीव चौरसिया हो वहां के पास के, या जो भी आज पटना के नेता हैं, वहां का आदमी उनके पास जा सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, वो लोग भी इनके यहाँ आते जाते हैं।
तो ये कनेक्ट प्रशांत किशोर का नहीं है। तो उन लोगों का कहना था कि ये मैटर करता है बहुत अगर कनेक्ट नहीं है तो। लेकिन हमारा आर्गुमेंट था वही हम अभी भी आपके सामने रख रहे हैं कि लवली आनंद जब आई थी वैशाली लड़ने तो उनका क्या कनेक्ट था, वो तो सहरसा से आई थी, सहरसा से आकर के लड़ी, वैशाली में लोगों ने जिता दिया। जब बाई इलेक्शन होता है तो वो उसमें वो इमोशन पर राइड करता है, वो कोई लोकल कनेक्ट या बहुत छोटी छोटी बारीक चीजों से नहीं गाइड होता है, वो चुनाव डायरेक्ट होता है इमोशंस पर। तो लालू यादव राघोपुर आए थे तब क्या था? बिल्कुल गोपालगंज से, गोपालगंज से आए थे तो क्या था? जी, चुनाव जीते थे वहां से वो। बिल्कुल। तो ये बड़े नेता जाते हैं, जब सोनिया गांधी जाकर के बेलारी जीती थी ना, इंदिरा गांधी अश्विनी चौबे भागलपुर से आ गए बक्सर जीते ही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के बनारस से एमपी हुए और प्रधानमंत्री हैं, गुजरात से हैं वो। तो ये वो इमोशन पर चलता है। वो बाई इलेक्शंस होते हैं या जनरल इलेक्शन में भी जब बड़ी तस्वीर सामने होती है, तो चुनाव इलेक्शन जो होता है वो इमोशंस पर होता है। वो फिर लोकल कनेक्ट या लोकल समीकरण या छोटी छोटी चीजें उसमें मैटर नहीं करती। अब ये हम लोगों को भी देखना है अगले 7 दिन ज्ञानेश्वर जी की क्या एनफ इमोशंस जनरेट कर पाए हैं प्रशांत किशोर, इतना इमोशनली कनेक्ट हो पाए हैं लोगों से, और इतना इमोशन, इतनी भावनाओं का ऐसा ज्वार आया हुआ है कि प्रशांत किशोर 3 साल 4 साल से जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, इनको इस बार मदद करनी है, इस बार इनको विधानसभा भेजना है। अगर ये इमोशंस बन जाते हैं, ये इमोशंस जनरेट कर देते हैं वो, तो चुनाव जीत जाएंगे। और ये इमोशन पैदा करने के लिए कई फैक्टर हो सकते हैं, जिसमें एक फैक्टर ये बच्चों वाला मामला भी है, छात्रों का भी मामला भी है। छात्र क्या बांकीपुर को एक मैसेज देने के लिए चुनते हैं कि हम वहां के बांकीपुर के छात्र, कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं बीजेपी को, हमारा कोई वैर नहीं है, लेकिन हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप हमारी बात नहीं सुनिएगा तो हम कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या वो इमोशन उस पर जाएंगे? इथेनॉल का मामला क्या इतना इमोशनल बनेगा? इथेनॉल मिक्सिंग का मामला, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला बनेगा? कोई इमोशनल इशू जनरेट कर पाते हैं या अपने इर्द गिर्द इमोशन इतना जनरेट कर पाते हैं प्रशांत किशोर? उस पर अब चुनाव है। प्रबंधन से तो चुनाव बीजेपी जीत रही है, अगर प्रबंधन से वोट के समीकरण से होना है तो बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन इमोशंस जनरेट कर देते हैं अगर प्रशांत किशोर, तो वो लड़ाई में रहेंगे। चलिए, तो वो लड़ाई में रहेंगे तो बांकीपुर की चर्चा हम लोग लगातार जारी रखेंगे और दिल्ली में जो हो रहा है उस पर भी नजर रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।